अंडमान और निकोबार जो हमारे देश का एक खूबसूरत और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा छोटा सा द्वीप समूह है, अब हांगकांग जैसे ग्लोबली एडवांस सिटी बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जी हाँ, 75,000 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट लगभग 30 सालों में पूरा होने की संभावना है, जिससे हर भारतीय को खुशी तो होगी कि हमारे देश के एक कोने को दुनिया की टॉप फाइनेंशियल हब में बदलने का सपना अब सच होने जा रहा है। लेकिन इसके पीछे कई सवाल हैं। दरअसल इस एम्बिशियस ड्रीम के साथ कुछ ऐसे सवाल जुड़े हैं जिन पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि क्या वाकई हांगकांग जैसी सिटी को बनाना इतना आसान है। हांगकांग जो 1108 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ग्लोबली एडवांस फाइनेंशियल हब है, वहीं अंडमान जो अब तक मुख्य रूप से सिर्फ एक टूरिज्म के रूप में पहचाना गया है। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि सरकार इतने सालों से अब तक अंडमान को नज़रअंदाज करती रही और अंत में सीधा 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ही खड़ा कर दिया। अब ये सवाल है कि 707 वर्ग किलोमीटर में फैले इस लिटिल अंडमान को ही क्यों चुना गया। आइए हम इन सभी सवालों पर गहराई से नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अंडमान से जुड़े इस प्रोजेक्ट का आखिर वास्तविक उद्देश्य क्या है। दरअसल हांगकांग का डेवलपमेंट केवल शानदार इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बेहद प्रॉस्परस और वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल हब है। वहाँ पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेज और हेडक्वार्टर्स हैं और यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म हब भी है। आइए इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दरअसल 1842 में ब्रिटेन ने हांगकांग को एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट और ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर डेवलप करना शुरू किया था। बाद में सर पैट्रिक एबरक्रॉम्बी जैसे प्लानर्स ने इसकी अर्बन प्लानिंग में अपना क्रूशल रोल प्ले किया। 1950 आते आते न्यू टाउन स्कीम के अंडर हांगकांग के अलग अलग रीजन में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैसिव एक्सपेंशन किया गया, जिससे ये एक ऑर्गेनाइज्ड और कन्वीनियंट सिटी बन पाया। इस स्कीम के मेन गोल था क्राउडेड एरियाज को डिसकंजेस्ट करना और नए रेजिडेंशियल एरियाज का डेवलपमेंट करना। आज हांगकांग की स्काई हाई बिल्डिंग, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बूमिंग इकोनॉमिक ग्रोथ उसी सिस्टमैटिक अर्बनाइजेशन का एक हिस्सा है, जो ब्रिटिश एरा से लेकर आज तक मॉडर्न चाइना के साथ मिलके कंसिस्टेंटली इवॉल्व हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब हम अंडमान और निकोबार की मौजूदा स्थिति देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। अंडमान और निकोबार में कुल 836 आइलैंड हैं, जिनमें से केवल 31 द्वीपों में ही इंसान बसते हैं। इनमें भी अधिकांश जनसंख्या की अगर बात करें तो वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। इन जनजातियों की लाइफस्टाइल मुख्य रूप से शिकार और जंगलों से मिलने वाले रिसोर्सेज पर ही निर्भर करती है। सेंटिनल जनजाति इसका सबसे अनोखा एग्जाम्पल है। ये लोग आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं और किसी भी बाहरी इंटरफेरेंस का हिंसक विरोध करते हैं। जी हाँ, हिंसक विरोध। अगर कोई उनके क्षेत्र में घुसने की कोशिश भी करता है तो वो एरो यानी तीर और स्पेयर यानी कि भाला उनसे उन पर हमला कर देते हैं। ये ट्राइबल इतने अलग थलग हैं कि जब एक अमेरिकी यूट्यूबर जॉन एलन चाउ उनसे संपर्क बनाने गया तो उन्होंने उसकी हत्या ही कर दी। अब सवाल उठता है कि इन इतने अनटच्ड और डेंस जंगलों से भरे द्वीपों को एक हाईटेक सिटी बनाने में सरकार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है, जबकि हमारे देश में पहले से ही 28 राज्य मौजूद हैं, जिनमें से कई अभी तक बेसिक सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि इस प्रोजेक्ट के लिए लिटिल अंडमान को ही क्यों चुना गया। ज़रा समझिए, लिटिल अंडमान आज भी 90% जंगलों से घिरा हुआ एक ऐसा अनटच्ड इलाका है जहां विकास की रफ्तार ना के बराबर है। यहां पहुंचने का भी कोई आसान और कोई संसाधन नहीं है। अभी केवल एक जहाज़ है जिसका नाम MV नालंदा है और वो भी नियमित रूप से यहाँ चलता नहीं है, और एक छोटा सा हेलीपैड भी है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक संभालना मुश्किल है। सरकार का प्लान है कि यहाँ सबसे पहले एक एरो सिटी बनाई जाए ताकि एयर कनेक्टिविटी की सुविधा वहाँ दी जा सके। आमतौर पर शहरों में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाता है और उसके बाद एयर कनेक्टिविटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पहले एयरपोर्ट बनाकर उसे शहर से जोड़ने का प्लान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोजेक्ट लोकल कम्युनिटी यानी ट्राइबल्स के जीवन और इस क्षेत्र के पर्यावरण पर कोई असर नहीं डालेगा। हाल ही में सरकार कई योजनाओं पे काम कर रही है ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक पहुंचकर उन्हें एक बेहतर जीवन शैली दी जाए।
जिसमें शिक्षा, खेलकूद जैसी सुविधाएं भी शामिल हों। इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए का बजट पास किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अंडमान निकोबार की ये जनजातीय समुदाय सरकार को ये सब करने की अनुमति देगा, क्योंकि ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग रहते हैं और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप पर उनका रुख आक्रामक हो जाता है। बहरहाल, जैसे कि पहले बताया गया कि सरकार का इरादा अंडमान को एक फाइनेंशियल हब में बदलने का है, ठीक वैसे ही जैसे हांगकांग ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन ये कैसे संभव है? अंडमान और निकोबार में ज़्यादातर जनसंख्या लोकल ट्राइब्स की है, तो क्या इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी हो सकेंगी? इसके लिए हमें बाहरी एंटरप्रेन्योर्स और कंपनी को आमंत्रित करना होगा, लेकिन वे न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे महानगरों में रहते हैं, जहां पर आधुनिक सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। तो क्या ये छोटा सा लिटिल अंडमान इन बड़े शहरों से मुकाबला कर भी सकेगा? अब सवाल ये है कि क्या अंडमान के पास कुछ ऐसा है जो बाकियों के पास नहीं है? वेल, द आंसर इज यस। हम बात कर रहे हैं गैलेथिया बे, जिसे एक ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की योजना है। यहाँ से होकर 90% ग्लोबल ऑयल ट्रेड गुजरता है, जो आज भी आधुनिक दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अंडमान और निकोबार के पास एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाती है। यदि इस क्षेत्र को सही से विकसित किया जाए तो यह एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट के रूप में उभर सकता है। इसका फायदा न केवल भारत को बल्कि दूसरे देशों को भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकता है, और भारत की अगर बात करें तो भारत को यही फायदा बिलियंस तक पहुंच सकता है। अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट को। ये केवल लिटिल अंडमान में नहीं बल्कि निकोबार आइलैंड्स में भी एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में विकसित हो रहा है। कल्पना करिए कि एक जहाज जो चीन से सामान लेकर ओमान जा रहा है और उसे रास्ते में म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका का सामान उतारना है। जनरली ये जहाज इन सभी जगहों पर रुकता है, जिसमें समय और लागत बढ़ जाती है। लेकिन गैलेथिया बे का स्थान इसे एक बड़ा फायदा दे सकता है। जहाज सीधे यहाँ आकर सामान उतार सकता है और फिर ओमान के लिए सीधा रवाना भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोलंबो जो श्रीलंका का और क्लांग जो कि मलेशिया का पोर्ट है, उनकी स्थिति केवल शिपिंग रूट्स के किनारे है, जबकि गैलेथिया बे की अगर बात करें तो उसका स्थान इसे केंद्र में रखता है। इससे शिपिंग कंपनियों को प्रतिदिन हजारों डॉलर्स की बचत हो सकती है। अगर यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट हब बनता है तो सभी देशों की शिपिंग खर्च में लगभग 15% की कमी आएगी। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चूक होगी अगर हमने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। पॉलिसी कमीशन ने क्षेत्र को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड के तहत एक विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से विकास की योजना बनाई है। दरअसल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में न डाले। यह विकास पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाकर होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन बचे और सबकी भलाई हो। सोलर एनर्जी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिजली बनाने के लिए और ऊर्जा का उपयोग करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों को बचाता है और प्रदूषण भी नहीं करता। इससे भविष्य की पीढ़ियों को भी साफ और सुरक्षित ऊर्जा मिलती रहेगी। आइए अब बात करते हैं कि ये निकोबार प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट क्राइटेरिया क्या है। दरअसल ये प्रोजेक्ट 3 जोन में डिवाइडेड है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 में कनेक्टिविटी को प्रायोरिटी दी गई है। वर्तमान में केवल एक जहाज और एक हेलीपैड है जो ट्रैफिक संभालने में असमर्थ है, इसलिए पहले चरण में एक एरो सिटी विकसित की जाएगी ताकि एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस यहाँ पर आ सके। लिटिल अंडमान के जोन 2 में एक बेहद खास डेवलपमेंट प्लान किया गया है जो करीब 85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इलाका दक्षिणी तट पर स्थित है। चलिए जानते हैं यहाँ क्या क्या खास होने वाला है। ये जोन 2, जिसको लीजर जोन कहा गया है, यहाँ एक भव्य फिल्म सिटी बनाई जाएगी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़े बड़े सेट्स तैयार होंगे, शानदार लोकेशन होगी और एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया यहाँ बस जाएगी। यहाँ पर निर्माता, निर्देशक नई कहानियों को जीवंत कराएंगे। इसके बाद यहाँ एक रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी होगा। ये एक मॉडर्न रहवासी इलाका होगा जहाँ लोग आरामदायक और सुविधाजनक घरों में रह सकेंगे। समुद्र के किनारे बसे इन घरों में रहकर लोग प्रकृति के करीब भी रहेंगे और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल का अनुभव करेंगे। सबसे दिलचस्प हिस्सा इसका है टूरिज्म सीज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें कसिनो, एक शानदार थीम पार्क और बीच के किनारे बने लग्जरी होटल शामिल होंगे। ये जोन
टूरिस्ट को आकर्षित करेगा और लोग यहाँ मनोरंजन के कई विकल्पों का आनंद ले सकेंगे। थीम पार्क में एडवेंचर राइड्स होंगी और कैसीनो में लोग अपनी किस्मत को आजमाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि इतना बड़ा विकास क्या हमारी प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएगा? लिटिल अंडमान की जनजातीय आबादी और प्राकृतिक धरोहर भी बहुत अनमोल है। ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अक्सर सवाल उठता है कि यह विकास वास्तव में संतुलित और सस्टेनेबल होगा या फिर इसका असर पर्यावरण और वहाँ के स्थानीय कम्युनिटी पर भी पड़ेगा। जोन 2 का सपना बड़ा है, लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विकास का रास्ता पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर को संभालते हुए निकले। अब अगर बात करें जोन 3 की, तो लिटिल अंडमान का जोन 3 जो लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वेस्ट कोस्ट पर स्थित है, यहाँ की योजना सुनकर दिल रोमांचित हो उठता है, क्योंकि यह जोन प्रकृति और लग्जरी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ तैयार हो रहा है। सबसे पहले यहाँ होगा एक नेचर जोन, जहाँ सुपर लग्जरी फॉरेस्ट रिसोर्ट बनाए जाएंगे। ये रिसोर्ट्स घने जंगलों के बीच होंगे, जहाँ लोग प्रकृति की गोद में रहकर लग्जरी का अनुभव कर सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक नेचर हीलिंग डिस्ट्रिक्ट और रिट्रीट भी होगा। इस जगह को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जो शांति और प्राकृतिक तरीकों से स्वास्थ्य में लाभ पाना चाहते हैं, यानी कि योग, ध्यान और हर्बल उपचार जैसी सुविधाओं से यहाँ आने वाले लोग सुकून और सेहत का अनोखा अनुभव कर सकेंगे। ट्रांसपेरेंट वॉल्स वाले अंडर वाटर रूम्स में रहकर रंग बिरंगी मछलियों और समुद्री दुनिया को देखने का मजा ही अलग है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से आता है कि इतने ग्रैंड डेवलपमेंट के साथ नेचर को बैलेंस कैसे किया जाएगा। लिटिल अंडमान का ये इलाका अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस के लिए मशहूर है, इसलिए ये देखना इम्पॉर्टेंट होगा कि डेवलपमेंट और नेचर का ये बैलेंस सस्टेनेबल रहे, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे और टूरिज्म का ये सपना सच होते हुए भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बनी रहे। साथ ही ट्राइबल कम्युनिटीज से एक चैलेंज आ सकता है, उनकी कल्चर और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को कैसे मूव फॉरवर्ड किया जाएगा। लोग ऐसे प्लेसेस पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां वो सेफ फील करें, ना कि जहां लोकल कम्युनिटी ही बाहरी इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करती। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी भी है, जो फ्यूचर में शायद हमारे अंडमान को हांगकांग की तरफ फाइनेंशियल हब और टूरिज्म हब बना सके। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हमारी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और रेवेन्यू में भी फ़ायदा होगा। और ये सब उस जगह से जो कभी बस एक छोटा सा टापू था। अंत में सवाल यही है कि क्या हमारी गवर्नमेंट इस सेंसिटिव इकोसिस्टम और ट्राइबल कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता अपनाएगी। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।